हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने आए हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है काफ़ी डिमांडिंग वीडियो है। बहुत सारी महिलाएं लगातार कॉमेंट कर रही थी, क्वेश्चन पूछ रही थी, मतलब हर एक वीडियो के नीचे 4 से 5 कॉमेंट ऐसे रहते थे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को लेके। तो आज उसी के बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट ये कमेंट करते हैं कि जब भर्ती आ जाए तब आप डिटेल बताइए, तब आप सारी चीज़ें बताइए, तो आप ये समझ लीजिए कि उस समय आप बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि इस बार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में जो कॉम्पिटिशन रहने वाला है, मैं अभी आपको पिछले कट ऑफ बताती हूँ और इस कट ऑफ को बताऊँगी। इस बार आने वाले जो वैकेंसी में क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, उसके बारे में भी डीप में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करेगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपने जितना इंतजार किया है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के लिए, मुख्य सेविका की भर्ती के लिए, उससे कहीं ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि आपका जब आवेदन होगा, तो मतलब जब भी आपका फॉर्म आएगा तो विद इन 1 मंथ या 2 मंथ बोले तो आपका एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा। आपको बहुत अधिक समय नहीं दिया जाएगा। रीज़न ये है कि आपने ऑलरेडी इतना ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है कि गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा मौका नहीं देगी। जैसे कि टेट में आपने देखा ना, आप एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली हुआ क्या कि आपको मई में आवेदन करा के वो आपका जुलाई में पेपर करवा लेंगे। लगभग आपके 40 या 50 दिन का आपको टाइम देंगे। अब जो कैंडिडेट पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो अच्छी बात है, वो उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। बट ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं, जो जिन्होंने कभी तैयारी ही नहीं की है, सिलेबस ही नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए बहुत टफ रहने वाला है। रीज़न ये है कि इतने कम समय में आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं, आप चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, बट आपको रिवीजन का एक परफेक्ट टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो सेम वही खेल आपका यहाँ पे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में ही होगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि पदों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है कि पद कितने आएंगे या एक्सपेक्टेड पद क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जब तक फॉर्म आपके सामने नहीं आ जाता है, कोई भी आपको एग्जैक्ट ऐसा पद नहीं बताया जा सकते कि हाँ इतने ही पद में आएंगे। बट मैं आपको एक आइडिया दे दूं तो लगभग आपके 3500 पद इसमें संभावित है। कम और ज़्यादा हो सकते हैं, बट इतना मान के चलिए कि आपके 3000 से 3500 के बीच में आपके पद एक्सपेक्टेड है अभी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कुछ आपको बेसिक जानकारी पहले इसमें दे देते हैं कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी, कौन आवेदन कर सकता है, क्या कुछ इसमें कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करना है आवेदन करने से पहले, और किन का सिलेक्शन कैसे हो सकता है, सिलेबस वगैरह क्या है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आपको जॉब कैसे करनी होगी, क्या जॉब रहेगी। बहुत सारी महिलाओं को पता होगा और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी एक सही नॉलेज नहीं होगी कि उनको एक्चुअली में इसमें क्या करना होगा। तो देखिए, आंगनवाड़ी में आपके 3 तरह के हमेशा पद होते हैं। सबसे पहले आपका सुपरवाइजर होता है, उसके नीचे आपका सहायिका होता है और उसके नीचे आपकी कार्यकर्त्री होती है। तो जो हेड होते हैं कार्यकर्त्री और सहायिका की, वो सुपरवाइजर होते हैं। सुपरवाइजर का जो काम रहता है कि जो भी उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनको देखना ताकना कि कैसे वो सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं, सारी चीज़ें अपनी टाइम टू हो रही हैं, वो पंचुअल है कि नहीं, तो उनको देख रेख करना होता है। सेकेंड, उनका काम ये रहता है कि जितने भी बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी स्कीम आती हैं, चाहे वो कोई प्रेग्नेंट लेडी का हो या कोई ऐसा बच्चा हो जो कुपोषित हो, जिसको सही पोषण ना मिल पा रहा हो, तो उनको उनकी देख रेख से संबंधित जो भी स्कीम आती है, गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आती हैं, उसको सही दिशा में उनको ले जाना और एक ग्राउंड लेवल पे काम करवाना कि क्या प्रॉपर सारी चीज़ें सबके पास पहुंच पा रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये उनका एक मेन काम होता है। फिर पूरा जो रिपोर्ट वगैरह बनाना होता है कि उनके एरिया में कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जिनके कुपोषित हैं या स्वास्थ्य नहीं सही है, या कितनी महिलाएं हैं जिनको एक अच्छा पोषण नहीं मिल पा रहा है, गर्भवती महिलाओं की क्या स्थिति है, बच्चों की क्या स्थिति है, एजुकेशन क्या है। तो प्रॉपर उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना और गवर्नमेंट को सौंपना। फिर गवर्नमेंट उस पर सक्रिय होती है और उनको स्कीम देती है और कुछ पॉलिसी बताती है जो लोगों के लिए हितकारी होती है। ठीक है, तो और एक मतलब उस जो भी स्कीम आती है उसको प्रॉपर लागू करवाना, देखना ताकना, सारी चीज़ें। तो यही इनका पर्टिकुलर काम होता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और समय समय पर प्रोग्राम भी करवाना, जैसे कि एक सर्वे करवाना या फिर कोई ऐसा जागरूकता अभियान ले आना, जिससे
बच्चों में, महिलाओं में, स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए ही ये काम करते हैं कि उसमें एक जागरूकता आ जाए और वो सही तरीके से जागरूक हो पाए और अपनी चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो ये उनका काम होता है। कभी कभी ये भर्ती आपकी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC से भी आपको ये भर्ती आती है, लेकिन कभी कभी ये भर्ती आपकी बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा भी जारी की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत सारे कैंडिडेट वो रहते हैं ना, कंफ्यूज रहते हैं कि मुख्य सेविका और सुपरवाइजर में। तो देखिए, जब आपकी भर्ती ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा होती है तो वो मुख्य सेविका के पद आपके हो जाते हैं, और जब यही भर्ती आपकी बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा जारी हो जाती है तो वो आपका आंगनबाड़ी सुपरवाइजर हो जाते हैं या पर्यवेक्षक हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से अगर सही मायने में देखें तो एक ही पद है सब, थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं बट एक ही पद है, एक ही तरह से इसमें वर्क आपका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट जितने भी कैंडिडेट हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, अभी अगर मैं आपको बोलूँ तो किसी भी आप सब्जेक्ट मतलब कोई भी आपका विषय है आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या मांगेंगे, वो क्या इस बार चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होंगे, ये अभी कोई नहीं बता सकता है जब तक वो फॉर्म नहीं आ जाते, क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस होने की बात हो रही थी कि कुछ सब्जेक्ट वगैरह में चेंज हो जाएंगे। तो अभी मतलब फ़िलहाल मैं आपको कोई अपडेट ऐसे मैं नहीं दे सकती हूँ हवाई में कि मैं आपको बता दूँ कि नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट इतना आप जान रखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, BA किया है, BSc किया है, तो आप एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए, आप रेडी रहिएगा। ठीक है, तो ये आपका महिलाओं के लिए स्पेशली आपको पता ही है। एक्सपीरियंस वगैरह जैसे कमेंट आता है ना कि क्या एक्सपीरियंस के बेस पे होगा कि मेरिट के बेस पर होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कभी भी एक्सपीरियंस और मेरिट के आधार पर आपका चयन नहीं होता। ये सीधी भर्ती नहीं होती है, इसमें आपका एक एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन कराया जाता है। इसमें आपका पेट स्कोर जो है वो मांगा जाता है। बहुत सारे महिलाओं कमेंट करेंगी कि कितना पेट स्कोर चाहिए, क्या चाहिए, मतलब क्या हमारा इतना नंबर है तो हम आवेदन कर सकते हैं नहीं। तो देखिए, पेट में आपने अगर पेट का एग्ज़ाम दिया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, फिर आपका कितना भी नंबर हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, वो आपका फाइनल मेरिट जब बनती है तो वहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है कि आपने कितना नंबर, आपका कितना स्कोर रहा है। फॉर्म भरने में आपका जितना भी स्कोर है आप फॉर्म भर सकती हैं, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो बस आपको ये है कि अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है तो आप आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको जो फाइनल मेरिट बनती है ना, वहाँ पर आपको मेन खेल होता है कि कितने अंकों वालों का चयन होगा और कितने अंकों वाला का अंकों के जो लोग हैं उनका चयन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 क्या 2 ही स्टेप होते हैं। मेंस होता है और DV होती है आपकी। इंटरव्यू वगैरह आपका बहुत ऐसा नहीं होता है ब्रॉड लेवल पे कि बहुत सारी चीज़ें हों। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। मेंस में मैं आपको बताऊँगी कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, मेंस में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है आपका, तो जो उसमें सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि असली गेम यही है। ठीक है, पेपर आपका बहुत हार्ड लेवल का नहीं होता है कि आपके बहुत हार्ड लेवल का पेपर हो, आप उसको बिल्कुल ऊपर रहे आपका, आप कुछ कर ना पाए, ऐसा नहीं है। पेपर हार्ड लेवल का नहीं है, बट कंपटीशन इस बार इतना ज़्यादा रहेगा आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका प्रचार हुआ है आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का, इतने लोगों इंतजार कर रहे हैं इस बार, बहुत ही अधिक। और आपको पता है 2025 में पेट भी हुआ है, तो फिर आप भर के इसमें फॉर्म पढ़ने वाले हैं, तो आपको जानना है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आएंगे और कौन आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका इसमें सामान्य ज्ञान आएगा, जो कि इतना विस्तृत होता है कि आपको अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, एक प्रॉपर आपकी तैयारी नहीं है, तो फिर आप 1 लाइनर पढ़ के काम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो आपको सामान्य ज्ञान इसमें आएगा। दूसरा आपका इसमें हिंदी सब्जेक्ट आएगा और आपका मैथ आएगा। मैथ आपकी बेसिक रहेगी, बहुत हार्ड लेवल की नहीं रहेगी, बेसिक आपका इसमें मैथ रहेगा। बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, आप उसमें ऐसे काट छांट के नहीं पढ़ सकते कि नहीं मैं बेसिक पढ़ूंगा, मैं जो हाई लेवल का है उसको नहीं पढ़ूंगा। आपको एक अच्छी से तैयारी करने की आवश्यकता है। फिर आता है आपका बाल विकास। बाल विकास में जब बच्चों की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, शारीरिक, मानसिक या उनके संवेगात्मक विकास कैसे हो सकते हैं, अवस्थाएं क्या क्या हैं, शैशवावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, मतलब हर एक चीज़ बच्चों के बारे में, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। उनके पूरा भ्रूण में आने से पहले उनके मृत्यु तक की जितनी भी स्थिति होगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो आपको सही दिशा में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें रीजनिंग आता है। तो इतना आपका यहाँ पे सिलेबस है।
जिसके लिए मैंने बुक टैग कर दिया है। अगर आप चाहें तो ये बुक ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह आपके इसमें होते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं। बाकी आप अगर अपनी तरफ से कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल वहीं से तैयारी करिए, बार बार भ्रमित होके। बहुत लोग पूछते हैं ना कि कौन सी मैं बुक पढ़ूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, या बुक बता दीजिए। तो देखिए, सामान्य ज्ञान आप किसी भी बुक से पढ़ते हैं आपको जनरल नॉलेज की जानकारी होगी। हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। मैथ आप किसी भी बुक से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, जिससे आपको समझ में आता है आप उनसे पढ़िए, ठीक है। किसी के द्वारा बताई गई बहुत ज़्यादा बुक या बहुत ज़्यादा क्लासेस को फॉलो करने के चक्कर में मत जाइए, मतलब इधर उधर भटकिए मत। जहाँ पे आपको जो समझ में आता है आप वहीं पे तैयारी करिए, ठीक। और बाकी मैथ और रीजनिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, बाल विकास का और सामान्य ज्ञान का और हिंदी का भी लगातार रिविज़न करते रहिए, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि कब तक आपकी वैकेंसी आएगी। इससे पहले मैं बता दूँ कि सैलरी क्या रहेगी। तो आपकी इसमें 25,000 से लेके 40,000 तक सैलरी आपकी इसके मध्य रहती है। यहाँ पे लेवल और भत्ते के अनुसार आपकी जो सैलरी वगैरह है वो इंक्रीज़ भी होती रहती है समय समय पे। तो ये चीज़ें, बाकी जॉब बहुत अच्छी है, ये आपके स्थायित्व तो होता है इसमें, मतलब परमानेंट जॉब है महिलाओं के लिए, तो इससे बेटर जॉब हो ही नहीं सकती। और ख़ासकर ऐसी महिलाएं जो जिनका मतलब फैमिली भी है प्लस वो वर्क भी करना चाहती हैं, वो अपना फैमिली और वर्क दोनों को बैलेंस करना चाहती हैं, तो उनके लिए इससे बेस्ट कोई जॉब नहीं हो सकती। क्योंकि ये अपने आसपास क्षेत्रों में भी में ही आपको काम करना होता है, बहुत दूर दराज जाके आपको काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फील्ड वर्क भी होता है, ऑफिस वर्क भी होता है, हर तरह के वर्क भी आपके इसमें शामिल रहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपके 100 प्रश्न आते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 100 प्रश्न आएगा। 100 प्रश्न आपका 100 नंबर का रहेगा, मतलब हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का इसमें रहने वाला है, ठीक है। और अब आप लोग पूछते हैं ना कि कितनी कट ऑफ जाएगी या क्या चीज़ें रहेंगी, या मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ पिछली कट ऑफ का। तो आपको जनरल में मैं बता दूँ कि जनरल में महिलाओं की 68 कट ऑफ गई थी, ठीक है। 67 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई थी जनरल में। ओबीसी में आपकी 63 कट ऑफ गई थी। एससी में आपकी 56 कट ऑफ गई थी। एसटी में 48 नंबर गई थी। और आपका यहाँ पे हाँ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो 4 हैं ऐसे कट ऑफ गई थी। लेकिन इस बार जब मैं एक डेटा देख रही थी, मैं मतलब थोड़ा सा सर्च कर रही थी चीज़ों को कि क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या चीज़ें एक्चुअली में हो सकती हैं, तो इस बार संभावित कट ऑफ अभी से ही आपकी 72 से 75 नंबर के बीच में बता रही है। मतलब 75 अगर आप पहुँच रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तब आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए सेफ हो सकते हैं। मतलब इस बार का जो गेम चल रहा है, ठीक है। ओबीसी इस बार अगर 70 नंबर तक पहुंच रहे हैं, मतलब अगर आप मॉक दे रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप 70 नंबर तक पहुंच रहे हैं तो आप सेफ है। मतलब आप हर एक कट ऑफ में आप अपने 5 नंबर इंक्रीज़ कर लीजिए, तब आपके चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस बार आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में, और पद आपके इतने थोड़े से रहेंगे और फॉर्म आपका इतना सारा रहेगा, ठीक है, जैसे कि हर भर्तियों में हो रहा है, ठीक। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी आप तैयारी करते रहिए, फॉर्म आपका बहुत जल्द आएगा, और जब भी फॉर्म आएगा आपको बहुत समय नहीं दिया जाएगा। बार बार आपको इसलिए जागृत किया जा रहा है, इसलिए जगा रही हूँ मैं कि आप सही दिशा में तैयारी करते रहें। अन्यथा आप सोचते रहेंगे कि फॉर्म आए तो मैं आवेदन करूं तो फिर मैं ये चीज़ें, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग, मतलब अगर हम सो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया सो रही है। बहुत सारे लोग अपनी तैयारी में लगे हैं, लगातार वो रिवीजन कर रहे हैं। आप दिन में 1.5-2 घंटे भी अगर दे रही हैं अपने आप को इस पद के लिए, इस तैयारी के लिए, तो इनफ है वो अभी के लिए। जब आपका फॉर्म आ जाए तो आप टाइम बढ़ा दीजिए, 3-4 घंटे कर दीजिए, 5 घंटे कर दीजिए, ठीक है, रिवीजन में समय दीजिए। बट अभी आपको 1.5 से 2 घंटे तो देना ही देना है प्रतिदिन। आप 1 से 2 घंटे ही दीजिए, बट उसको दीजिए, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आप लोग तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना चाहिए। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। एक पॉइंट आपका बच रहा है एज को लेके, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम यहाँ पे 35 होनी चाहिए। ओबीसी और SC ST को छूट भी दी जाएगी, जो भी उनका जो रिजर्वेशन का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उनको छूट दी जाएगी। ओबीसी में 3 साल और SC ST में आपका 5 साल यहाँ पे छूट दी जाएगी, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो महिलाएं कमेंट कर सकती हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकती हैं। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है कि मैं हर एक चीज़ आपको मोटे तौर पे बता दूं, आपको जानकारी दे दूं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। किस जिले से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आपको यूपी में संविदा की जितनी भी भर्ती आती हैं उसकी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। किसी भी तरह की फेक चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड करवा सकती हूँ मैं। एक कॉन्फिडेंट है मुझे अपने ऊपर भी और आपके ऊपर भी है कि आप भी इस चीज़ को समझेंगे और सपोर्ट मुझे करेंगे।
ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।